वीर जी भट्ट बोलते हैं कि नेम कैसे भरना है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इनका थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटेड था। देखिए, मैंने आपको कमेंट भी करके बता दिया है और मैंने बताया था कि मैं वीडियो में इसको साफ कर दूंगा। तो देखिए क्या होगा, अगर कोई अपनी वाइफ के नाम पर भर रहा है तो बेसिकली जो उसके कोई भी आईडी कार्ड है, बेसिकली जो आधार कार्ड है वो सबसे अच्छा है। उसमें जो जिस तरीके की स्पेलिंग लिखी गई है वो आपने लिखनी है, ठीक है। और आपने अपना नाम जो है, जब उसमें नीचे पूछा जाता है हस्बैंड और फादर नेम, तो आपने अपना नाम भी वहाँ पे डालना है जो कि उसमें डला होगा आधार कार्ड में, ठीक है। ये आपने करना है। अगर आप जॉइंट में भरना चाहते हैं तो आपने नीचे तो भरना ही है, बल्कि अपने जॉइंट में भी अपना डालना है नाम। अब उन्होंने कहा था कि क्या मैं अपने फादर इन लॉ के साथ में भर सकता हूँ क्या? तो देखिए, फादर इन लॉ एक अलग मेंबर हो जाते हैं, वो भर सकते हैं आप उनके नाम से भी। नीलू 811 जी पूछती हैं, इनके 2 क्वेश्चन थे कि इन्होंने जो है जेपीजी जो पीडीएफ है आधार का वो नहीं लगा करके जेपीजी लगा दिया है, लेकिन वहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए अच्छी बात है, वहाँ पर अगर शो कर रहा है तो वो आपको खाली सबमिट से पहले शो कर रहा होगा, क्योंकि बाद में जो है आपका वहाँ पर ये फॉर्म में नहीं दिखाता है कि आपने क्या सबमिट किया है। अगर कोई चांस हो एडिट करने का वहाँ पर, हालांकि एडिट करने का कोई चांस नहीं है उसमें, ये मैंने कल भी बताया था, काफ़ी खामी लग रही है मेरे को इसमें, लेकिन वो चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। वो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर एक तरीके का प्रूफ तो दे ही दिया है, तो इसकी आप चिंता ना करें। आपका एक और क्वेश्चन था नीलू जी, तो मैं यहाँ पर उसको भी ले लेता हूँ कि आपने जो है पेमेंट कर दिया। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि आप मेरे को पहले ये बताइए आपने पेमेंट किस चीज़ की करी है, मतलब फॉर्म की है या रजिस्ट्रेशन की है। इन दोनों केस में क्या होता है कि जितनी बार भी आप इसको पेमेंट करने की कोशिश करेंगे या जितनी बार भी चालान जनरेट करने की कोशिश करेंगे, नया या मोड ऑफ चेंज करते हैं, तो हर बार एक नई ट्रांजेक्शन आईडी लग जाती है उसमें। तो ऐसा ना करें। जैसे ही अगर आपने RTGS या NEFT किया है तो देखिए उसमें आपका जो है उसी से ही पेमेंट करें ऐड करके। अगर आपने मोड ऑफ चेंज जो पेमेंट चेंज का मोड है वो चेंज कर लिया है तो आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन रेफरेंस नंबर वगैरह वही रहेंगे, जो फॉर्म नंबर है वो वही रहेगा और आप उससे भी पेमेंट कर सकती हैं। तो जो पहले वाला है, जैसे कि आपने बताया कि मेरा एक पेंडिंग है और एक मेरा पेड हो गया है, तो जो पेड वाला है वो मान्य है, जो पेंडिंग है उसका आप लेना देना कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर उसका कोई हल मिल गया होगा आपको। जो पेंडिंग हो रखा है आप उसको छेड़े ही ना, बिल्कुल भी उसको रहने दें, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आपने किसका पेंडिंग है और किसका जो है पेड हो गया है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक फॉर्म है एक रजिस्ट्रेशन है, दोनों का पेड होना चाहिए। मैं जो यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। अरविंद यादव जी पूछते हैं ब्रांच कोड क्या है। देखिए सर, बहुत अच्छी बात है आपने पूछी है। ब्रांच कोड ये ऑफलाइन वालों के लिए है। मैंने इनको पूछा भी था कि आप ऑफलाइन भर रहे हैं क्या। देखिए, ब्रांच कोड वो कोड है, बैंक का कोड है बेसिकली, जहाँ से आपने ये फॉर्म लिया है उसका कोड आपने डालना है, जो कि होता है, जो कि दिया होता है कि इस ब्रांच का कोड क्या, ताकि उनको पता लग सके कि आपने कहाँ पेमेंट की है, ठीक है। इसका कहना ये है। मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो में एक्चुअली इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि एक तो क्वेश्चन की वीडियो मैं बना देता हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और दूसरा कल मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको वर्बली बताऊँ, उसमें देखिए आप सबसे ऊपर फॉर्म सीरियल नंबर आता है, वो आपका वही रहेगा जो आपके फॉर्म पे लिखा है, वही आपने नोट डाउन करके रख लेना है आप हमेशा के लिए। उसी से ही आपकी पूरी क्वेरी होंगी। ब्रांच कोड उसके बाद में आ जाता है बराबर में, वहाँ पे आपने जो बैंक का है वो डालना है। उसके बाद में 2 फोटो दिए हुए हैं, एक एप्लीकेंट का है, एक जॉइंट एप्लीकेंट का है। अगर जॉइंट है तो आपने फोटो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। उसके बाद में नेम आ जाता है, अगर फीमेल के नाम पे है तो हस्बैंड एंड फादर नेम देना है, और अगर मेल है तो फादर नेम उसमें देना है। उसके बाद में जॉइंट का एक सेक्शन आ जाता है, जॉइंट वाले में या जो भी कर रहा है, तो बेसिकली अगर वाइफ उसमें जॉइंट है तो उसका जो है वाइफ ऑफ उसमें दे देना है आपने। और इसमें जो नीचे उसके बाद दिया गया है, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपने उसका जो है सर्टिफिकेट उसमें लगाना है फॉर्म के साथ में, ठीक है, उसके साथ सबमिट करना है। उसके बाद में देखिए और अदर डिटेल आ जाती हैं। जो लोग डीडी और पे ऑर्डर करा रहे हैं उन्होंने उसकी डिटेल उसमें देनी है, जहाँ पे लिखा हुआ है रेमिटेंस डिटेल, क्योंकि उसी के थ्रू का जो है वो आपका उनको पता लगेगा कि आपने क्या इसमें किया है, मतलब उनको पैसे कैसे दिए हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका जो आपका पैसा वापस आएगा उसका डिटेल वहाँ पे देना होगा, जिसमें कि आपकी ब्रांच है और बैंक की डिटेल आ जाती है, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह देना है। आपने अपना ईमेल आईडी जरूर देना है, मोबाइल नंबर जरूर देना है उसमें।
बाकी और उसमें नीचे 2-3 स्लिप आ जाती हैं, जो कि एक रिसिप्ट स्लिप है, जिसमें कि ये भरा जाता है कि ये जो है डीडी किसके नाम से बन रहा है, कहाँ पे पेबल होगा, वो आप भर के उसको दे देंगे। एक मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग एप्लीकेंट वाले में क्या भरें, कि उसमें एप्लीकेंट या का जो नाम आया हो, देखिए उसमें आपका नाम आएगा, आप ही बायर हैं, आप ही एप्लीकेंट हैं, तो आप बाय कर रहे हैं उस डीडी को उनसे, बैंक वालों से, और वो आप पेबल करा रहे हैं यमुना अथॉरिटी को फेवर में, ठीक है। उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, फेवर की लिखने की जरूरत नहीं, खाली उसमें लिखा हुआ है, उसमें से देख के आप स्लिप में भर के उसको बैंक को दे सकते हैं। पेबल जो है आपने उनको बताना है कि कहाँ पे करना है, 3 जगह पे, और वो वहाँ पे कर देंगे और अपनी बैंक की सील लगाएंगे वो उसके ऊपर, ठीक है। बाकी और उसमें फॉर्म में कुछ भी नहीं है, ये आपने भर के। और इसमें एक क्वेश्चन था, मैं उनका अभी ले लेता हूँ ये क्वेश्चन, शंकर मुंजाल जी का, कि उनका भी यही था कि ब्रांच कोड में क्या बनना है। तो देखिए, आप जिस ब्रांच से आप ले रहे हैं उसी ब्रांच में आप डिपॉजिट करें, कहीं और जाने का क्या वो फ़ायदा नहीं है, वहीं पे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो है जो पेमेंट है वो एक ही जगह एक ही बैंक में जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, उसका FSC कोड चेंज हो जाएगा ब्रांच के रिगार्डिंग में, तो फिर दिक्कत हो सकती है। सतीश गर्ग जी पूछते हैं, एक पेमेंट हो गई है जो 590 रुपये वाले की है, ठीक है, लेकिन अब फॉर्म नहीं आ रहा है किसी वजह से। तो देखिए, कई बार क्या होता है, दिक्कत आ जाती है सर्वर पर, तो आप उसको जो है रिफ्रेश कर लें और उसमें जो है ऑनलाइन रिसिप्ट में जाएं सीधा, ठीक है। उसको आप फॉर्म को डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन फिलिंग में जाएं, या जो तीसरे नंबर का टैब है उसमें वो आप फिल कर लें, वो आ जाएगा आपका। उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके जैसे ही आप जाएंगे, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर लेंगे उसमें, उसके बाद में वो आपसे पेमेंट पूछेगा। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करें। डेबिट कार्ड वगैरह अगर आप सर्विस चार्ज दे सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है ये चाहते हैं कि मेरे पास चेक बुक है और मैं बैंक में जाकर के पेमेंट करा सकता हूँ, तो RTGS NEFT आप कर लें, ठीक है। वो मैंने शुरू में बता दिया है। तन्मय जैन जी पूछते हैं कि रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प जो है ले रहे हैं, जो मैंने बताया है एक्सेल शीट में भी मैंने बताया था, वो क्यों है। तो देखिए, आपका जो है जवाब उन्होंने दे दिया था, सुमित कश्यप जी ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था उन्होंने, वही उसका जवाब है कि यहाँ पर ऐसा ही होगा, इसमें जो प्रोसीजर है अभी फ़िलहाल का, क्योंकि उसमें देना ही पड़ता है। ये एक फ्री होल्ड तो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने ये तो दिखाना ही होता है कि हाँ, मैंने एग्रीमेंट टू लीज़ किया हुआ है, इसका लीज़ डीड बनाई हुई है, ठीक है जी, और उसमें स्टैम्प ड्यूटी देनी ही पड़ती है आपको। निखिल वर्मा जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, रिफंड डेज, जो कि मैंने बता दिया है 1 से 2 महीने के अंदर में आपका रिफंड आ जाएगा। तो इस पेज पे ये सारे हो गए हैं। राहुल चौहान जी पूछते हैं कि उनका जो है 17C के अंदर अलॉट हुआ था, कब तक उनको पोजीशन मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको कमेंट करके बता दिया था, लेकिन मैं यहाँ बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि 17C के अंदर में या 17A में या B में, पूरे 17 की बात कर रहा हूँ, जो कि ग्रेटर नोएडा से लगता हुआ है, और सेक्टर 18 के पास जो 130 मीटर की रोड है उसके बराबर में दिया गया है। सेक्टर 16 और सेक्टर 18 के बीचों बीच है सेक्टर 17। वहाँ पर 3 ही ब्लॉक हैं, A, B, C। कल मैंने डिटेल भी दिया था उनका, कितने प्लॉट हैं वहाँ पर, उनमें से कितने खाली हैं और कितने स्क्वायर मीटर के हैं, ये सब बताया था। 3 तरीके की कैटेगरी के हैं, 200, 162 और 120 वाले। तो देखिए, वहाँ पर अभी इतनी वो नहीं हुई है, हालांकि उसकी जो डेट दी हुई है वो 29 मार्च की दी हुई है। अब ये तो नहीं पता कि कब तक वो आपको अलर्ट करा देंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हाल ही के दिनों में उनका हो जाना चाहिए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। ये पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने पूछा था पोजीशन कब तक मिल जाएगा, तो उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी वो पोजीशन नहीं देंगे। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके चीज़ को भी लेकर के हैं। जॉनी वॉकर जी, पेमेंट शो नहीं कर रहा। देखिए, कोई बात नहीं है, वो पेमेंट शो कर देगा। कई बार क्या होता है कि मैंने जैसे अपने बारे में भी 2 फॉर्म जो थे मेरे अलग, उनके बारे में पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, वो 1-2 दिन में आपको शो कर देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। ये बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है।